students, welcome once again to my channel Compass with Lens। बच्चों, आज मैं चैप्टर 12 जो कि क्लास 7 का चैप्टर है उसे लेकर आई हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे, जो कि नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी मटेरियल हो रहा है, इसका मतलब आ रहा है बच्चों, जो भी मटेरियल से मतलब आता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहा है प्लांट्स और एनिमल्स में, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे उन तक पहुंच रहा है वो बताएंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं अभी इन चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ, केवल क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड है क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स की ही सेशन ले रही हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उसके बाद मैं इन चैप्टर्स को पूरा डिटेल में बताऊँगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 डिफाइन से। डिफाइन में जितने भी टर्म्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म आ रही है जाइलम। जाइलम है पाइप लाइक वेसल। बच्चों कुछ राइटिंग, क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट की कॉपी है और टाइम की कमी की वजह से मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं कॉपी में से करा रही हूँ जो मैं उन्हें बताती हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग का इशू आए, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से हर चीज़ बताऊँगी, जिसमें कि अगर स्पेलिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बताऊँगी। तो उसे ध्यान से सुनिएगा। जाइलम पाइप लाइक वेसल दैट ट्रांसपोर्ट वाटर। ये पाइप की तरह से एक वेसल होता है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। अगेन, प्लांट्स के अंदर जितना भी पानी और मिनरल्स पहुंचाना है हर पार्ट तक, वो पाइप लाइक वेसल के थ्रू, जिसे कि जाइलम बोलते हैं, उसके थ्रू पहुंचाया जाता है, यानी ये नेचुरल ही होता है बच्चों। नेक्स्ट, फेलम। फेलम में होता है पाइप लाइक वेसल दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यहाँ प्लांट्स है। अब यहाँ पर देखिए जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर और मिनरल, लेकिन फेलम में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये भी पाइप की तरह से ही वेसल होती है और इसमें ट्रांसपोर्ट फूड का होता है लीव्स से, क्योंकि लीव्स में ही सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है प्लांट्स में। तो लीव्स के थ्रू जितना भी फूड है वो प्लांट के बाकी दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, प्रोसेस बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब। वो प्रोसेस जिसमें कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। रूट्स हमेशा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि हम प्लांट की जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ही रूट्स होती है, तो हम जितना भी पानी होता है वो सॉइल में डालते हैं, जिसे रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ट्रांसलोकेशन फेलम के थ्रू हुआ, यहाँ पर हमने पढ़ा फेलम के थ्रू हुआ, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ इसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ट्रांसलोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो उसका मतलब यही है कि जो भी फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है लीव्स से पूरे प्लांट में या उसके पार्ट्स में, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। अब लूजिंग वाटर से मतलब आता है प्लांट में आपने पानी डाला है तो जितना पानी प्लांट को एब्जॉर्ब करना है वो ले लेगा, ठीक, और जितना भी एक्सेस वाटर होता है या एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर वेपर के थ्रू उस फॉर्म में लीव्स प्लांट में से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने 6th क्लास की बुक जो कराई है अपने ही चैनल पर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अगर थोड़ा सा भी आपका बेसिक वीक जा रहा है तो 6th क्लास की आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से हर चीज़ रिकॉल हो जाएगी, हर चीज़ वापस से समझ आ जाएगी।
और बच्चों, हो सकता है आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की लगे। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी क्लियर पहुँचे, क्योंकि मैं रात के टाइम पर ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हल्का है। आप तो समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट आ रहा है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड। ये ब्लड का ही एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है। ऑरिकल्स, द अपर टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट विद कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स। ये एक वर्ड है कंपैरेटिवली। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। नीचे वालों के लिए अभी बताएंगे। तो ऊपर वाले की बात हो रही है अपर 2 चैम्बर्स, जो कि बहुत उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, उसी को ऑरिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में ही, उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ, ऑरिकल्स के यानी ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनकी वॉल थिन होती है, बहुत पतली होती है। लेकिन वेंट्रिकल्स जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनकी वॉल थिक होती है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितना भी बॉडी का वेस्ट होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, वो रिमूव जो हो जाता है उसी को एक्सक्रीशन बोला जाता है। 10th एंड लास्ट, डिफाइन इज नेफ्रॉन्स, टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। किडनी में बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे सी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, जिसकी वजह से जितना भी बॉडी का वाटर होता है वो फिल्टर हो जाता है। वो नेफ्रॉन्स के थ्रू ही होता है, उन्हीं को नेफ्रॉन्स कहते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, जितने भी डिफाइंस और मैंने ये टर्म्स बताई हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट आ रहा है हमारा, इन व्हाट वेज आर जाइलम एंड फेलम इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। अब जाइलम और फेलम ये दोनों ही प्लांट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। आंसर इज प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फेलम, जो कि जाइलम और फेलम से बना हुआ होता है। उसी के थ्रू वाटर और फूड पूरे प्लांट्स में पहुंचता है। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम, रूट्स से स्टेम तक और लीव्स तक पहुंच जाते हैं। अगेन जाइलम से रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर उसके बाद स्टेम और लीव्स तक पहुंचता है, क्योंकि वो वाटर और मिनरल पहुंचा रहा है। वेयर एज जबकि फेलम कैरीज फूड लीव्स टू ऑल, फ्रॉम लीव्स, ये फ्रॉम है। फेलम कैरी करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और लीव्स से वो पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है किस फॉर्म में निकल रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट, उसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो भी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है, कहाँ से? फ्रॉम द लीव्स, कहाँ? टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमंस। अब वो कौन सा सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल
होता है या कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और फिर दूसरा क्या आ रहा है क्वेश्चन, विच ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट दिस सिस्टम, और वो कौन कौन से ऑर्गन्स उस सिस्टम में जुड़े हुए हैं या आते हैं। तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमंस। यहाँ पर ओनली आपको सर्कुलेटरी ऐड करना है आंसर में, बाकी सारा क्वेश्चन में से यहाँ तक आ गया है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, ब्लड, द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। अब ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी तक जितना भी मटेरियल है या मिनरल्स है सब कुछ वहाँ पर पूरी बॉडी में पहुँच रहा है हमारे या ह्यूमंस के। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, what prevents the blood from going in the wrong direction in the heart। अब ब्लड को उल्टी दिशा में, रॉन्ग डायरेक्शन उल्टी दिशा में पहुंचने से, हार्ट तक पहुंचने से कौन रोकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, ब्लड को हार्ट में उल्टी दिशा में पहुंचाने में कौन रोकता है, क्योंकि वो तो सीधा ही चलेगा ना, उल्टा नहीं चलेगा। तो वॉल्व्स, आंसर इज वॉल्व्स आर प्रेजेंट इनसाइड हार्ट। हार्ट में जो वॉल्व्स होते हैं वही प्रिवेंट करते हैं। अब वॉल्व्स भी कहाँ होते हैं, हार्ट इन बिटवीन 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स, हार्ट के 2 चैम्बर्स ही होते हैं जहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन इन द हार्ट। ये सारा क्वेश्चन में से ही आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, what is the relationship between the rate of heartbeat and pulse rate। अब हार्ट बीट और पल्स रेट तो हमने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है, अक्सर ही सुनते रहते हैं, और कोरोना के टाइम पर तो हमने अक्सर इतना सुन लिया कि दिमाग में बैठ गया, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा हार्ट बीट और पल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वही क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं यहाँ बता रही हूँ। द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग, जो खिंच रहा है और रिलैक्स हो रहा है, ऑफ द आर्टरीज विच विद ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट के बाद में जितनी बार हार्ट बीट हो रही है उतनी बार में ही आर्टरीज जो रिलैक्स और स्ट्रेच होती है, जैसे ये चीज़ हो गई रिलैक्स और स्ट्रेच होना, तो हमारा हार्ट भी इसी तरीके से ही वर्क करता है। इज रिलेटेड टू पल्स विच इज़ नॉर्मली 60 to 80 टाइम्स अ मिनट। 1 मिनट में 60 से 80 टाइम वो पल्स चलती है थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारी पूरी लाइफ में। तो यही रिलेशन है हार्ट बीट का और पल्स का। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाई डज द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर रनिंग। जब भी हम भागते हैं, न केवल हम भागना हो गया, बच्चों बहुत से बच्चे तो घर में डांस करते हैं, और कोरोना की वजह से अब रनिंग और ये सब तो बंद हो गया है, प्ले टाइम सब बंद हो गया मोस्टली, लेकिन उसमें क्या होता है, केवल यहाँ रनिंग दे रखी है, आप अगर डांस भी कर रहे हैं या अपने घर में भी आप खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है, दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है। तो ये तो आपने अक्सर महसूस किया होगा, नहीं किया होगा तो मेरी वीडियो देखने के बाद या बीच में पॉज करके आप 10 टाइम 20 टाइम अगर जंपिंग भी करेंगे तो भी आपको हार्ट बीट अपनी महसूस कर सकते हैं कि वो तेज़ हो गई। तो ऐसा क्यों है? आफ्टर रनिंग द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। रनिंग के बाद में या कोई भी बड़ी एक्टिविटी करने के बाद में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, टू सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट को, ये ज़रूरत को, यानी जो बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर रनिंग। तो इसी की वजह से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है हर रनिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रीशन।
वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सक्रीशन क्या है? अब बॉडी में से वेस्ट बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है, यही है एक्सक्रीशन क्या, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूवल है ये बच्चों, एल है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, REMOVAL, again I am repeating the spelling, REMOVAL, removal of metabolic, this is B, metabolic waste from the body is known as excretion। जो भी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलना ही उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट, एक्यूमुलेशन होता है बच्चों इकट्ठा होना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जितना भी वेस्ट है वो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा और बॉडी को नुकसान पहुंचने लगेगा। और इससे क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट बियॉन्ड अ लेवल इनसाइड द बॉडी इज हार्मफुल टू द बॉडी। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने इन शॉर्ट आपको बता दी कि अगर बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है तो वो एक टाइम में जाके बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हाउ इज यूरिन एग्जामिनेशन यूजफुल टू द डॉक्टर। अब यूरिन एग्जामिनेशन, अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम बीमारियां ऐसी हो जाती हैं बच्चों जो कि डॉक्टर्स को पता नहीं चलती हैं देखकर या आप लोगों से सिम्टम्स समझ के, तो उसके लिए अक्सर वो यूरिन टेस्टिंग की बोलते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है या उनके लिए कैसे यूज़फुल है। आंसर इज यूरिन एग्जामिनेशन इज यूजफुल टू द डॉक्टर बिकॉज एन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टेस्ट, एग्जामिनेशन जो यूरिन का हो रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती है। टेल्स अ लॉट वेदर वेरियस ऑर्गन्स, ये WETHER है बच्चों। ये आप अपनी कॉपी में जो भी नोट्स या क्वेश्चन के आंसर्स नोट कर रहे हैं वो मैं आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ पर ये WETHER है, वेदर वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, दिस इज BODY, बॉडी, organs in the body are functioning normally, कि जितनी भी organs हैं बॉडी में वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो यूरिन टेस्टिंग से पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ शुगर, जो शुगर की प्रेजेंस है किसमें है, यूरिन में, यूरिन में पता चल जाता है कि शुगर की कितनी प्रेजेंस है। इंडिकेट्स, अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है तो वो क्या बताता है, इंडिकेट करता है दैट द पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कि पर्सन डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकता है या सफ़र कर सकता है, या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, डायलिसिस, व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है। आंसर, डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड ब्लड व्हेन द किडनी नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली। डायलिसिस का मतलब होता है बच्चों, जितना भी ब्लड में अगर किसी का किडनी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गई है और किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया है या प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही हैं किडनीज, तो किडनीज क्या करती है, प्योरीफिकेशन का काम करती है। तो ब्लड में से जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि ये सारे काम तो किडनी करती है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रही है तो एक्सेस फ्लूइड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने का काम वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है हॉस्पिटल्स में, उसी को डायलिसिस कहा जाता है। उसमें बच्चों ब्लड को चेंज करवाया जाता है, डॉक्टर्स टाइम टू टाइम डॉक्टर पेशेंट को टाइम दे देते हैं कि इतने हर टाइम बाद आपको आना है और ब्लड को पूरा चेंज किया जाता है उनकी बॉडी में से जो भी इस प्रॉब्लम से निकल रहा है। तो ये मशीन्स के थ्रू होता है काम। आई होप आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर आते हैं।
Now let's start long answer question. Question number 1. Describe the process of absorption of water by root hairs. जो रूट हेयर्स होते हैं यानी जो बारीक बारीक रूट्स के हेयर होते हैं उसी का बोला है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करने का इनका क्या प्रोसेस है. आंसर, रूट हेयर्स आर आउटग्रोथ्स. आउटग्रोथ्स से मतलब हो जाता है बच्चों जो भी रिजल्ट आ रहा है. हेयर जो रूट हेयर हैं वो कैसे आ रही हैं? फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल ऑफ द रूट्स. रूट्स के आउटर सेल से ही वो और ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, वही निकल रही हैं. इससे मतलब ये आ रहा है. द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया. रूट हेयर्स क्यों बेनिफिट हैं? तो रूट हेयर्स जितना भी सरफेस एरिया है रूट का उसे और बढ़ा देते हैं. जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा फैलेंगे, उतना ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस. अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. ऑस्मोसिस ये हमने डिफाइन में भी पढ़ा था. द रूट हेयर आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वाटर सराउंडेड बाय द सॉइल पार्टिकल. अब रूट हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं जहाँ पे पानी मिल रहा है रूट्स पार्टिकल से. सॉइल पार्टिकल से. सॉइल में पानी डाला तो पानी डालने के बाद में जितने भी रूट्स हेयर बिल्कुल पास में होंगे, बिल्कुल उनके कांटेक्ट में होंगे, वहाँ से वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे. नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर क्राउडेड. मोर क्राउडेड से मतलब आता है बहुत ज़्यादा बहुत भरे हुए रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द रूट हेयर के आसपास में, बाहर, बाय ऑस्मोसिस. द वाटर मॉलिक्यूल्स देन मूव थ्रू द रूट टिश्यूज. अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट टिश्यूज से होते हुए निकलते हैं और जिसकी वजह से जाइलम के थ्रू जितना भी, यानी वो जो पाइप है एक तरह से छोटा सा पाइप है. आपने बॉटल के अंदर, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल बता रही हूँ, आपने कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद में आपने स्ट्रॉ डाली, स्ट्रॉ से आपने जूस को, कोल्ड ड्रिंक को, किसी भी चीज़ को, मिल्क शेक या बहुत सारी चीज़ें जितना भी लिक्विड है उसको आपने ऊपर लिया, तो वो जो स्ट्रॉ है वही जाइलम का काम करता है. ऐसे ही प्लांट में होता है, एक तरीके के स्ट्रॉ मान लो, पाइप मान लो, कुछ भी बोल सकते हैं हम. जाइलम के थ्रू ही वो सारा पानी उनके थ्रू रूट्स से एब्जॉर्ब होने के बाद में पूरे प्लांट्स तक पहुंचता है. आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा. मैंने जो छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, उसके थ्रू तो शायद पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे इसमें, व्हाट रोल डज ट्रांसपिरेशन प्ले इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट. किसी भी प्लांट में जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरे प्लांट में, उसमें ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है? आंसर, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एक्सेस वाटर. एक्सेस वाटर बोलो या एक्स्ट्रा वाटर बोलो, एक ही बात है. उसको जो निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट, वाटर वेपर के रूप में प्लांट से जो निकल रहा है, क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच पुल्स वाटर अप द प्लांट्स. अब इसमें जो सक्शन पुल आ रहा है बच्चों, इसका मतलब आता है जो मैंने आपको जूस का ग्लास या बॉटल और उसमें स्ट्रॉ डालकर आपने ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचा तो नीचे से ऊपर जूस गया है, तो वही चीज़ इसमें है. वो सक्शन पुल हुआ है जो कि पानी को ऊपर की तरफ प्लांट में पहुंचा रहा है, रूट्स से उसने सक किया है. एज वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल गया. मोर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड. दिस पुल इज इनफ टू फोर्स वाटर अप हाई ट्रीज. ये जो पुल होता है, ये जो पानी का जो सक्शन पुल हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है इसमें, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों में करने के लिए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ऊपर जो हमने पढ़ा ये सारा ये सब प्लांट्स के लिए था. अब जो
ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं उनका किस तरह से हो रहा है या उनका क्या इम्पोर्टेंस है। आंसर इज इन ह्यूमंस फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। फूड तो पहुंचता है, ऑक्सीजन है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मतलब केवल अंदर ले जाना नहीं है, दूसरी जगह यानी बाहर भी ले जाना है। क्योंकि आप एक सिटी से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो उस जगह से आप वापस भी तो आते हैं, तो वही ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना और ये सब बॉडी के अंदर पहुंचना। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स, जितना भी फूड और ऑक्सीजन है वो हर सेल में, बॉडी के हर सेल में पहुंचाया जाता है फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, जिससे कि रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन अगेन जो भी आप ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी हो जाता है हर सेल तक पहुंचना। वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल, वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने का काम हो रहा है टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट दैम, जिससे कि हर ऑर्गन क्लीन हो जाए। ये मैंने अपनी साइड से ऐड करके बोला है, इसमें यही मतलब आ रहा है इस लाइन का, हर ऑर्गन के सेल से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने का काम ही इसका करा जाता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट डज सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ से बना है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, गिव द मेन फंक्शन ऑफ ईच, और हर किसी का अपना उनका जो काम है वो भी बताना है। आंसर, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स हो गए बच्चों, जो एक तो ब्लड से बना है, दूसरा नसों से बना है। ब्लड वेसल्स नसें होती हैं, और हार्ट। फंक्शन क्या है ब्लड का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पार्ट आ रहा है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, जितना भी डाइजेस्ट किया गया है फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर पार्ट में। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सेकंड क्या काम हो रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से, लंग्स से। कहाँ पर कर रहा है, टू द बॉडी सेल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ऑक्सीजन को टू द बॉडी सेल और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स, सेल से लंग तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स से पहुंच रही हैं बॉडी सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से पहुंच रही हैं लंग्स तक, जिससे कि वो बाहर निकल जाए। इट ट्रांसपोर्ट्स, नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट लिक्विड वेस्ट, जितना भी लिक्विड वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनी, जितना भी बॉडी सेल का से लेकर ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी लिक्विड वेस्ट है किडनी तक पहुंचाने का काम करता है फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, जिससे कि किडनी तक पहुंचने के बाद में ये बॉडी से बाहर निकल जाए। अब नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या काम है, दे सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, तभी तो सब जिंदा रहते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरी बॉडी का, एक ह्यूमन का, द हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट ही पंप करता है ब्लड को, जिससे कि पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंच पाए। हालांकि बच्चों ये तो पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिलरीज। अब इसमें कैपिलरीज का क्या इम्पॉर्टेंस है इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। आंसर आ रहा है इसमें आर्टरीज। फर्स्ट पॉइंट है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को लेती हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल,
इनकी जो वॉल होती है वो इलास्टिक की तरह से थिक होती है, एक तो इलास्टिक होती है देन थिक होती है। पल्स कैन बी फेल्ट इन आर्टरीज, आप अपनी इन आर्टरीज में अपनी पल्स को भी फील कर सकते हो। आप अपने हैंड पर यहाँ पर होता है बच्चों, ये चीज़ को आप करेंगे तो आपको अपनी पल्स महसूस होगी, ये पूरा आपको फील होगा। द फोर्थ पॉइंट, द जनरली कैरी ऑक्सीजन रिच मिक्स्ड प्योर ब्लड एक्सेप्ट द, अब इसमें जनरली ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही ये कैरी करता है एक्सेप्ट, अब इसमें यही है पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर वो जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे कैरी करता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज बच्चों जो लंग्स की होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट वेन्स, क्योंकि सेकेंड उन्होंने वेन्स पूछा है, ये वी है, यू नहीं समझिएगा, वी है। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, अब वेन्स जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो वापस हार्ट तक पहुंचाता है। दे हैव थिन वॉल्स, उनकी वॉल्स बहुत पतली बहुत बारीक होती हैं। पल्स कैन नॉट बी फेल्ट इन वेन्स, वेन्स में पल्स को हम फील नहीं कर सकते हैं। द जनरली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच इम्प्योर ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा रिच होता है उस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। इम्पॉर्टेंस क्या है कैपिलरीज की, ये मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स, कैपिलरीज की बहुत बारीक पतली वॉल्स होती हैं थ्रू विच ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड, जिससे कि ऑक्सीजन जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। किसके बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में। आर्टरीज branch into capillaries, again the capillaries join up, अब आर्टरीज ब्रांच में जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज सीधा ज्वाइन कर लेती हैं टू फॉर्म द वेन्स, जिसमें कि वो वेन्स बन सके, ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ ब्लड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप में आप एक बूंद, एक ड्रॉप ब्लड की ऑब्जर्व करेंगे, विच सेल्स वुड यू सी, कौन सा सेल आपको दिखाई देगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, और इन सेल का क्या काम है। आंसर आ रहा है, इफ वी ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ ब्लड अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड सी RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ये पूरा क्वेश्चन में से आ गया, आंसर यहाँ से है RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो कोरोना के टाइम पे प्लेटलेट्स भी बहुत सुना है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। फंक्शन ऑफ RBCs क्या है, दे कंटेन रेड कलर प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, जो रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन बोला जाता है, विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी, जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है, ये इसका काम है। ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर RBCs का, और ये WBCs का फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ WBCs, दे फाइट अगेंस्ट डिसीज़, ये जो भी डिजीज़ होती है किसी भी पर्सन को और उनके रिकवर करने में उसकी हेल्प करते हैं। फाइट अगेंस्ट डिसीज़ बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स, और जितनी भी बैक्टीरियाज जर्म्स वगैरह हैं बॉडी में हैं और उनकी वजह से बीमारियां हो गई हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको बॉडी में, और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो उनके WBCs की ही वजह से होता है, क्योंकि अगर उनके WBCs बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बहुत
तेजी से WBCs फाइट करेंगे। एक तरह से इन्हें सोल्जर बोला जाता है बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो कि ये डिजीज को ख़त्म कर देते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, अगेन आई एम हाईलाइटिंग। प्लेटलेट्स का क्या काम है? दे हेल्प ब्लड टू क्लॉट। क्लॉट मतलब होता है बच्चों जमना, ब्लड को जमने में हेल्प करते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ वोंड इन अ ऑन द बॉडी के ऊपर अगर कोई वोंड हो गया है यानी घाव हो गया है, बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई है और लगातार ब्लड बह रहा है, तो उसे क्लॉट करेंगे यानी जमाने का काम करते हैं जिससे ज़्यादा ब्लड ना बहे। तो ये प्लेटलेट्स का ही काम होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर होता जा रहा है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको ये सब क्लियर हो रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में, ग्रुप में, रिलेटिव्स में, सब में शेयर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, with the help of a labeled diagram, trace and explain the path of blood circulation in the human body. ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का पाथ को हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है और साथ में डायग्राम भी हमें शो करना है। तो आंसर आ रहा है बच्चों इसमें, द ब्लड एंटर्स द राइट साइड। ब्लड हमेशा राइट साइड से एंटर करता है हार्ट की एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स, और लंग तक पहुंचता है वेयर इट गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को गिव अप कर देता है एंड टेक अप ऑक्सीजन, और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स बैक टू द लेफ्ट साइड। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो पूरा ऑक्सीजन है जिसके अंदर, वो लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करता है हार्ट के। इट इज अगेन सेंट टू द ऑल पार्ट्स। अब ये जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है फिर उसके बाद में ये बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और यही सारा प्रोसेस अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम शोइंग एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस ऑर्गन्स। अब यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम को हमें पूरी तरीके से शो करके एक्सप्लेन भी करना है। अब इसमें आपका पेज नंबर 137 है, 137 में 12.13 है। ये पेज मैं फिर रिपीट करूँ, 137 फिगर है 12.13। ये पूरी तरीके से यूरिनरी सिस्टम का ही डायग्राम है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर इसकी लेबलिंग पूछ ली जाती है, कई बार ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और कई बार ड्रॉ के लिए भी नहीं दिया जाता तो ओनली लेबलिंग्स के लिए आ जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में लेबलिंग की भी आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, What process take place during the period when the blood enters the kidney? अब उस टाइम के प्रोसेस को बताना है जब ब्लड किडनीज में एंटर करता है टिल द यूरिन लीव्स द बॉडी, जब तक यूरिन बॉडी को लीव ना कर दे यानी बॉडी से बाहर ना निकल जाए। बच्चों ये जो क्वेश्चन 8 था इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया है, ना मैंने अपने स्टूडेंट को कराया था, क्योंकि क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर ओनली लेबल कर दिया डायग्राम को और यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया 8th वाली ही क्वेश्चन का, तो दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। अब हम इसमें लेते हैं आंसर, द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द नेफ्रॉन्स। किडनीज में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो छेद बने हुए होते हैं उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और यहीं पर ब्लड सारा फिल्टर होता है, साफ होता है। दे फिल्टर आउट एक्सेस वाटर। अब फिल्टर जब होता है तो उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब बाहर निकल जाता है, सॉल्ट निकलता है साथ में, और क्या निकलता है, यूरिया फ्रॉम द ब्लड एज इट पासिस थ्रू दैम। जैसे ही ये इनके पास से, किडनी के पास से निकलता है तो वहाँ से अगेन वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया ब्लड में से एक्स्ट्रा जो होता है वो बाहर निकलता है। द क्लीन ब्लड लीव्स
द किडनी। क्लीन ब्लड, जब पूरी तरीके से ब्लड साफ हो जाता है तो वो किडनी को छोड़ देता है, किडनी के पास से निकल जाता है एंड कंटिन्यूज इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी, और फिर उसके बाद में वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। द वेस्ट रिमूव्ड बाय द किडनीज, और जितना भी वेस्ट ऊपर ये सारा एक्स्ट्रा वेस्ट जो निकला है ये किडनी से रिमूव हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ, अब किडनी से भी कैसे रिमूव होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ये उसी लिक्विड के फॉर्म में रिमूव होता है, बाहर निकलता है बॉडी में से, जिसे यूरिन कहा जाता है। इट passes from the kidneys through two tubes called ureters, ये किडनी से पास होता है कैसे, 2 ट्यूब्स जिसे कि यूरेटर्स कहा जाता है, इनटू एन इलास्टिक सैक, जो कि एक इलास्टिक यानी मतलब जो बहुत कई बार छोटा भी हो जाता है, और जैसे जैसे बलून की तरह से पानी हम भरते जाएंगे तो बलून फूल के बड़ा हो जाएगा, एक वो भी इलास्टिक ही होता है। तो आप बलून को आप थोड़ा सा इमेजिन करके रखिए, इलास्टिक सैक होता है यानी बोरा, उन्होंने तो बोरा बोला है लेकिन मैं आपको बलून की तरह से ही बता रही हूँ, इलास्टिक सैक जिसे कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अगेन इस इलास्टिक सैक में ही जितना भी वेस्ट यूरिन होता है, जो वेस्ट वाटर होता है वो यहीं पर इकट्ठा होता है जिसे कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जब ये ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है तब वाटर बाहर निकलने के लिए होता है, तो ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन until it is excreted from the body through the urethra, यूरेथ्रा से वो बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है। अब यहीं पर पिक्चर है, ये जो बीन शेप्ड होती है ये किडनीज होती हैं, दोनों किडनीज हैं। यूरेटर्स क्या है, ये जो ट्यूब होती है बच्चों, ये जो 2 ट्यूब्स जा रही है यहीं से सारा वेस्ट वाटर निकलता है, और फिर यहाँ से किडनी से निकलता हुआ वेस्ट जितना भी सॉल्ट वाटर और क्या था यूरिया, ये था, तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं इस ब्लैडर में, जैसे कि यूरिनरी सैक बोला है या इलास्टिक सैक बोला है, ये यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है मेनली। यहाँ जब ये पूरी तरीके से भर जाता है तभी बच्चों प्रेशर आता है यूरिन का, और वो यूरिन यूरेथ्रा से बाहर बॉडी में से बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारे यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम हॉट्स लेते हैं, हॉट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है? दो इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कलर, जबकि ये अलग कलर से भी बने होते हैं, जैसे वाइट ब्लड भी होता है। द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। द आरबीसीज कंटेन अ रेड पिगमेंट, आरबीसीज में रेड पिगमेंट यानी कलर होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, विच साइड ऑफ द हार्ट हैज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड? कौन सी साइड हार्ट की ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है? एंड विच साइड हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और किस साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है? लेफ्ट साइड में हमेशा हार्ट के ऑक्सीजन रिच होता है, जबकि राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों, ज़्यादातर लोग आपको भी घर में शायद बोलते होंगे, जितने भी हमारे घर के बड़े हैं, कि लेफ्ट साइड करके ही हमें करवट से सोना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vegetables such as brinjals or lady's finger become somewhat dry and shriveled, कई बार कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि बैगन होता है, लेडीज फिंगर यानी क्या होता है, भिंडी होती है, जो वो कई बार सूख जाती है फिर मुरझा सी जाती हैं। दे आर पुट इन वाटर, वो उन्हें पानी डाल दिया जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसके बाद वो फिर से वापस से फ्रेश दिखने लगती हैं, बिकॉज वाटर एंटर इनसाइड देम, क्योंकि पानी उनके अंदर वापस चला जाता है। इन द फ्रेश अगेन बिकम बिकॉज वाटर एंटर इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओपनिंग्स, जबकि उनमें कोई भी तरीके की ओपनिंग्स नहीं होती हैं,
हाउ डज वाटर एंटर द वेजिटेबल्स, तो फिर वाटर वेजिटेबल्स के अंदर कैसे जाता है? तो आंसर आ रहा है सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स डू नॉट यूज ऑल द वाटर, प्लांट्स पूरा पानी नहीं लेते हैं, यूज में नहीं लेते। दे एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, जो कि वो पानी में सॉइल में से एब्सॉर्ब करते हैं। मच ऑफ इट गिवन आउट, उनमें से ज़्यादातर तो बाहर निकाल दिए जाते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वाई देन डू नॉट प्लांट एब्सॉर्ब, सॉरी वाई देन डू द प्लांट एब्सॉर्ब सो मच वाटर, तो फिर इतना पानी क्यों एब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जिसमें कि उन्हें बाहर भी निकाल रही हैं, तो उतना पानी क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो उनके लिए एक्स्ट्रा हो रहा है? आंसर, प्लांट्स एब्जॉर्ब सो मच वाटर बिकॉज द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ पुलिंग फोर्स दैट कॉज द वाटर टू अपवर्ड इन द प्लांट्स। इसका मतलब होता है बच्चों, जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा पानी पूरी तरीके से पुलिंग फोर्स की वजह से, यानी वो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से खींचता है, वो उसकी वजह से जितना भी प्लांट का पानी है नीचे से जो आ रहा है वो अब ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो सारा पानी वो सॉइल में से ऊपर की तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 आ रहा है जाइलम ट्रांसपोर्ट सैप अपवर्ड। सैप से मतलब होता है जो भी पौधों का जूस होता है, तो जाइलम जितना भी वाटर हम बोल सकते हैं, जूस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जाइलम वाटर को सप्लाई करता है, जबकि फेलम जो होता है वो फूड को करता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, जाइलम ट्रांसपोर्ट सैप अपवर्ड ओनली, केवल वो सैप को अपवर्ड यानी ऊपर खींचता है। वेयर इज द फेलम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ डायरेक्शन, जबकि फेलम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह पर, हर डायरेक्शन में प्लांट को। वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, आप कैसे सोच सकते हैं कि दो इनमें डिफरेंस है? आंसर, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम द रूट्स। जाइलम जितना भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स, वो कहाँ पर रूट्स की तरफ से होता है, रूट से होता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और पूरे प्लांट तक पहुँचता है, मोस्टली ज़्यादातर लीव्स तक। सो दिस ट्रांसपिरेशन इज इन ओनली वन डायरेक्शन, जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों ये TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है, केवल ऊपर, सीधा ऊपर पहुंचाता है। फूड हैज टू बी रीच्ड ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स एंड द टॉप मोस्ट शूट, और जबकि जो फूड पहुंचता है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है, उसमें रूट्स भी आ रही हैं और सबसे ऊपर वाला टॉप शूट भी आता है, मतलब केवल जाइलम अपवर्ड ही जाता है, केवल सीधा ऊपर जाता है, जबकि जो फूड होता है वो हर जगह प्लांट के हर पार्ट में पहुंचता है। फूड हैज टू बी reached all parts including roots and the topmost shoot, so the transport of the food in phloem takes place। तो ट्रांसपोर्ट जो फूड का होता है वो फेलम में होता है, जहाँ की हर डायरेक्शन यानी बोथ डायरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी हर जगह पहुँचता है। तो यही डिफरेंस है जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 आ रहा है, इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी कंसिडर्ड टू बी एक्सक्रीशन। वाई, जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है, वो उसे केवल एक्सक्रीशन ही क्यों कंसिडर किया जाता है, एक्सक्रीशन ही क्यों माना जाता है या बोला जाता है? नो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कोई एक्सक्रीशन रिमूव नहीं होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से, दैट इज द वेस्ट प्रोड्यूसेस बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शन। ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर ही हो रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड आर नथिंग, अनडाइजेस्टेड फूड
केवल कुछ नहीं है बट द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड टेकन बाय द बॉडी। जबकि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एक फूड का ही पार्ट है जो कि बॉडी में लिया गया है। जो भी आपने फूड खाया है बच्चों, उस फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मतलब जो फूड आपने खाया है वो उसी का ही पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और वो ही बाहर निकलता है। केवल यही एक सिंपल सा इस आंसर का मीनिंग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द वेंट्रिकल्स हैव थिक मसल्स, मस्कुलर वॉल्स। वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स हमने उसमें पढ़ा था बच्चों, जो हमने डिफाइंस करे थे। वेंट्रिकल्स लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं और ऑरिकल्स अपर 2 चैम्बर्स होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं। Why do you think thick muscular walls are necessary in the ventricles and not in articles? Auricles. Auricles में उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि इनकी जो थिनर वॉल्स होती हैं, ऑरिकल्स की बहुत थिनर वॉल्स होती हैं जबकि वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स होती है वो थिक होती हैं। तो यही क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि थिक मस्कुलर वॉल्स वेंट्रिकल्स में ही क्यों ज़रूरी है, ऑरिकल्स में क्यों ज़रूरी नहीं है। द ऑरिकल्स ओनली रिसीव द ब्लड, ऑरिकल्स केवल ब्लड को रिसीव करता है, बट द वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑरिकल्स का काम केवल ब्लड को रिसीव करना है, बट वेंट्रिकल्स का जो काम है वो पूरी बॉडी तक उस ब्लड को पहुंचाने का होता है। तो इसका काम ज़्यादा बड़ा हुआ वेंट्रिकल्स का कंपैरेटिव टू ऑरिकल्स। फॉर दिस एक्शन, इसी काम के लिए थिक मस्कुलर वॉल्स आर नेसेसरी इन वेंट्रिकल्स, और इसी काम के लिए थिक मस्कुलर वॉल्स का बहुत ज़रूरी है वेंट्रिकल्स में होना। समझ गए बच्चों? जिसका काम ज़्यादा होता है, टफ होता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी, बहुत स्ट्रांगनेस, हर तरीके से कैपेबल होना चाहिए, तो वही इसका आंसर है। थिक मस्कुलर वॉल्स भी वेंट्रिकल्स के पास ही होनी ज़रूरी है। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरी तरीके से, और काफ़ी हद तक मैंने चैप्टर अगर रीड नहीं कराया है बच्चों की डिमांड की वजह से, मैं केवल क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट ले रही हूँ, तो मैंने बहुत सारा कवर कर दिया है चैप्टर का ही कुछ पार्ट, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आंसर्स भी समझ आए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं आप चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और अपनी फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इन बच्चों को जिनके पास ये वीडियोस अभी तक नहीं पहुंची हैं तो उन्हें भी बहुत हेल्प मिल सके आपकी वजह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।